हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? सभी बढ़िया होंगे। आपकी यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के आपके टोटल 4 पार्ट्स में मैंने कवर किया गया है। पहले पार्ट्स में आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग रहेगा, दूसरे पार्ट में आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग रहेगा एंड थर्ड पार्ट में डियर हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा और जो लास्ट पार्ट रहेगा आपका एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन रहेगा। रॉ वाटर इंजीनियरिंग में भी डियर मैंने आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा दिया है और सेकंड जो मेरा चैप्टर था वो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर वैसे तो डियर आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड होती है, बट आप एज ए सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ आप फ्यू ही वाटर डिमांड की स्टडी करते हैं डियर, जिसमें से पहली डिमांड रहती है आपकी डोमेस्टिक वाटर डिमांड और सेकंड डिमांड रहती है आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड एंड थर्ड डिमांड रहती है डियर कमर्शियल डिमांड और फोर्थ डिमांड रहती है पब्लिक यूज डिमांड, फिफ्थ डिमांड रहती है लॉसेज एंड थेफ्ट्स और लास्ट डिमांड रहती है डियर फायर डिमांड। ये जो 6 डिमांडें हैं डियर, इन 6 डिमांड में से ही सिविल इंजीनियरिंग से एग्जामिनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर। अब देखते हैं डियर हम यहाँ पे अपना जो रहेगा हमारा दैट इज फायर डिमांड। फायर डिमांड एक ऐसा डिमांड है कि किसी शहर की बात करो या किसी गांव की बात करते हैं डियर, कहीं ना कहीं आपको अगर आपने टोटल डिमांड को कैलकुलेट करना है तो वहां पे डियर किसी भी सिटी की अगर टोटल डिमांड कैलकुलेट कर दी तो उस डिमांड का टोटल मतलब 5 से 10% आपका किसको जाता है? फायर डिमांड को जाता है, टोटल डिमांड का। तो मैं अगर यहाँ पे फायर डिमांड की बात करता हूँ तो पहला आता है कि फायर डिमांड होता क्या है कि जो पानी आपको आग बुझाने के लिए चाहिए दैट इज द फायर डिमांड। तो मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ कि फायर डिमांड क्या होता है आपके पास, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, total quantity of water is required, total quantity of water is required to extinguish fire. Extinguish means आग बुझाना, ठीक है, दैट इज नॉन एज फायर डिमांड। अब ये फायर डिमांड कितना होता है? फायर डिमांड आपका टोटल डिमांड का 5 से 10% होता है। इट इज द 5 to 10% ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ द सिटी, टोटल डिमांड ऑफ द सिटी कि किसी भी शहर में जो भी आपका वाटर होगा उसका 5 से 10% हिस्सा किसका होगा आपका? दैट इज वाटर डिमांड का होगा डियर। अब किसी भी वाटर डिमांड को, किसी भी फायर डिमांड को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी फायर डिमांड को क्या करती है? फुलफिल करती है। तो ये लिखिएगा डियर, द फ्लोइंग मीन्स 4 रिक्वायरमेंट। कितनी रिक्वायरमेंट? 4 रिक्वायरमेंट्स। 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल द फायर डिमांड। अब ये कौन सी होती है? इनको समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसके बाद है हम एक यहां पे आपको एक डायग्राम से दिखाना शो करूंगा। सपोज कीजिएगा ये है आपके पास एक बर्निंग प्रॉपर्टीज है, दिस इज द बर्निंग प्रॉपर्टीज। ये मैं यहां पे ये बर्निंग प्रॉपर्टीज बना रहा हूं, मतलब जहां पे आपकी आग लग रही है, तो जहां पे आपकी आग लग रही है दैट इज द बर्निंग प्रॉपर्टीज। ये है बर्निंग प्रॉपर्टीज। इसे एग्जैक्ट डायग्राम मैं इसका नहीं बना पाऊंगा पर आप इसको सिर्फ यहां से समझ लीजिए। अब यहां पे ये बर्निंग प्रॉपर्टीज है तो इससे क्या होगा? इसके जो सराउंडिंग का जो एरिया होगा डियर वो भी अफेक्टेड होगा। हो सकता है कि जो इसकी जो आग की जो लपटें हैं वो इधर उधर फैल रही होगी, हो सकता है इसकी आग की लपटें क्या हो रही होगी डियर? इधर उधर आ रही होगी, सराउंडिंग का एरिया अफेक्टेड हुआ होगा। और जो डियर आपका जो सराउंडिंग का इफेक्टेड एरिया होगा वो उसको बोलेंगे एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज द एडजेसेंट प्रॉपर्टीज बोलेंगे। उसको क्या बोला हमने? एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। इसकी जो सराउंडिंग के एरिया होगा दैट इज
एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। कोई घर होगा इसके सराउंडिंग में, ठीक है, तो हमने वो बना दिया है एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो मैंने आपको बड़े ध्यान दे दिया, यहां पे मैंने क्या बताया कि जहां पे आपकी आग लग रही है दैट एरिया इज नॉन एज बर्निंग प्रॉपर्टी। उसके जो सराउंडिंग का जो एरिया है, हो सकता है कोई बिल्डिंग हो सकता है, हो सकता है कोई खाली स्पेस हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। तो मैं इसके नेमिंग दे देता हूं, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज द बर्निंग प्रॉपर्टीज। इसको बोला जाता है आपका बर्निंग प्रॉपर्टीज, बर्निंग प्रॉपर्टी। जहां पे आपकी आग लग रही है उस एरिया को बोला जाता है बर्निंग प्रॉपर्टीज। और जहां पे डियर आपकी आग नहीं लग रही है, मतलब उसके सराउंडिंग का एरिया है, जैसे ये इसके सराउंडिंग का एरिया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। तो यहां पे आपको दो चीजें मैंने यहां पे बताई, एक बताया मैंने बर्निंग प्रॉपर्टीज और दो बताई मैंने एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है डियर कि जहां पे आग लग रही है दैट इज बर्निंग प्रॉपर्टीज और उसके सराउंडिंग के एरिया को हम बोलेंगे एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। और यहां पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूं मैं, दैट इज फायर हाइड्रेंट। ये क्या है मेरे पास, यहां पे फायर हाइड्रेंट है। अब मैंने यहां पे ये फायर हाइड्रेंट बनाया, इस फायर हाइड्रेंट में कुछ इस तरह से बाहर की तरफ कुछ कनेक्शन होंगे, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ इस तरह से आपका कनेक्शन होगा, यहां पे 3 और ये वाला। अभी मैं इसको डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, जैसे ये देखिएगा, दिस इज द फायर हाइड्रेंट। ये जो आपके पास ये फायर हाइड्रेंट है, और ये जो फायर हाइड्रेंट है इसके कितने सिरे हैं, 1 सिरा, 2 सिरा, 3 सिरा, मतलब 3 सिरे से ये क्या है डियर आपका ओपन है, एक यहां से और पीछे भी होगा डियर। यहां पे तो आपको 2 ही सिरे दिख रहे हैं, बट इसके कितने होंगे, 3, यानी कि 3 तरफ से वो क्या होगा, खुला होगा। तो मैंने इसी को यहां पे बना दिया है, दैट इज द, इस वाले पार्ट को हम नाम देंगे, ये जो यहां पे बनाया दैट इज फायर हाइड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, फायर हाइड्रेंट। तो मैंने ये फायर हाइड्रेंट है ये हमारे पास, दैट इज फायर हाइड्रेंट, दैट इज फायर हाइड्रेंट। क्लियर है डियर? अब ये फायर हाइड्रेंट के साथ हम कितने स्ट्रीम को कनेक्ट करेंगे, 3 जेट स्ट्रीम को कनेक्ट करेंगे। और ये तीनों जगहों से क्या होता है आपका ओपन होता है, तीनों स्पेस से क्या होता है, ये ओपन होता है, यहां से भी और यहां से भी, और यहां से क्या होता है, ये आपका ओपन होता है डियर। तो यहां पे देखिएगा ये जैसा है, ये कैसा है आपका, तीनों तरफ से, 2 तरफ से आपका ओपन दिखाई दे रहा है, तीसरा तरफ आपको नहीं यहां पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है डियर? अब आपसे यहां पे क्या करना है, इनमें से 3 जेट स्ट्रीम, इससे कितने जेट स्ट्रीम पास करवाने हैं, 3 जेट स्ट्रीम। तो मैं पहला जेट स्ट्रीम जो पास होगा डियर, वो किससे कनेक्ट होगा, आपकी बर्निंग प्रॉपर्टी से कनेक्ट होगा, एक बर्निंग प्रॉपर्टी से कनेक्ट होगा, और जो बाकी होंगे 2 वो एडजेसेंट प्रॉपर्टी से कनेक्ट होंगे, और जो बाकी 2 होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे, आपकी एडजेसेंट प्रॉपर्टी से। बाकी जो 2 होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे, दैट इज एडजेसेंट प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि एक बर्निंग प्रॉपर्टीज है और 2 एडजेसेंट प्रॉपर्टीज है। फायर हाइड्रेंट लिया, फायर हाइड्रेंट क्या होता है आपके पास, फायर हाइड्रेंट आपके पास कुछ नहीं होता है, ये एक तरह से कनेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है जिससे आपका अपने आप को वाटर को क्या करते हैं, टैप करते हैं। ठीक है डियर, दिस इज द फायर हाइड्रेंट। और इसमें 3 जेट स्ट्रीम हम कनेक्ट होते हैं, एक जेट स्ट्रीम आपका बर्निंग प्रॉपर्टी से कनेक्ट होते हैं, और 2 जेट स्ट्रीम आपके किससे कनेक्ट होते हैं, फायर हाइड्रेंट, सॉरी किससे कनेक्ट होते हैं, आपके एडजेसेंट प्रॉपर्टी से कनेक्ट होते हैं। अब जो ये सर, ये जो आपका ये सर जेट स्ट्रीम है, आपने सर यहां से 3 जेट स्ट्रीम है, तो पहला फुलफिल करता है कि 3 जेट स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड, 3 जेट स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड होते हैं, फायर हाइड्रेंट से, फायर हाइड्रेंट से।
क्लियर है सर? 3 जेट स्ट्रीम कनेक्टेड होते हैं आपके फायर हाइड्रेंट से। अब जो इसका जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज कितना होता है, ईच जेट स्ट्रीम है उनका जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, दैट इज 1100 लीटर पर मिनट। कितना होता है, 1100 लीटर पर मिनट कि हर जेट स्ट्रीम का जो डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है, 1100 लीटर पर मिनट होता है डियर। क्लियर है? और इसका भी कितना होता है डिस्चार्ज होता है, दैट इज 1100 लीटर पर मिनट। क्लियर है? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि यहां पे जो पीछे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो यहां पे जो पानी आएगा डियर वो कितना आएगा, एक जेट से 1100 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 1100 लीटर पानी सप्लाई होगा आपकी फायर डिमांड पे। अब आपको यहां पे ये दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से है, तो जहां पे भी ये गिरेगा ये वाटर, मैंने ये जेट स्ट्रीम से जहां पे भी इसको करवाएंगे तो यहां पे कुछ पानी का ड्रॉपलेट इस तरह से गिरेगा, कुछ यहां पे पानी का ड्रॉपलेट इस तरह से गिरेगा। तो ये जो पानी का जो ड्रॉपलेट यहां पे गिर रहा है, इसका जो वाटर प्रेशर होगा वो कितना होगा, कितने प्रेशर से पानी उस बर्निंग प्रॉपर्टीज के ऊपर गिरेगा। तो कितने प्रेशर से गिरेगा वो गिरेगा 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो यहां पे जो मिनिमम वाटर प्रेशर रहेगा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम जो वाटर प्रेशर जो यहां पे रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा आपके पास 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। सर ये तो आपने बता दिया कि सर जो पानी का जो प्रेशर रहेगा वो 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। स्टूडेंट कितने टाइम तक रहेगा, ये आपकी ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे तक रहेगा कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो ये कितनी रहेगा, इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी आपके पास वो कितनी रहेगी, 4 to 5 आवर्स कॉन्टिन्यूसली रहेगी। क्लियर है? तो ये चीजें हमें काफी ज्यादा याद रखनी थी कि कम से कम कितने जेट होने चाहिए, 3 जेट स्ट्रीम होना चाहिए, मिनिमम वाटर प्रेशर कितना होना चाहिए, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 4 से 5 घंटे होना चाहिए। और एक और ये भी लिख देते हो कि जो आपका डिस्चार्ज होगा, ईच जेट स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज होगा, ईच जेट स्ट्रीम में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा, में जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा आपके पास, दैट इज 1100 लीटर पर मिनट होगा। क्लियर है? तो ये कभी कभी एग्जामिनर में आपसे पूछे जाते हैं कि डिस्चार्ज कितना रहता है आपके पास। ठीक है, 3 जेट स्ट्रीम्स आर कनेक्टेड टू फायर हाइड्रेंट, ईच जेट स्ट्रीम का डिस्चार्ज 1100 लीटर पर मिनट होता है, मिनिमम वाटर प्रेशर 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे की रहती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फायर हाइड्रेंट का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो 100 से 150 मीटर के बीच में होता है डियर। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट। एक और पॉइंट मैं यहां पे लिखना चाहूं, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट, वो कितना रहेगा डियर, फायर हाइड्रेंट इज 100 to 150 मीटर। क्लियर है? इतना डिस्टेंस आपको क्या रखना है, मेंटेन करके रखना है। क्लियर है? और फायर हाइड्रेंट क्या होता है, फायर हाइड्रेंट एक कनेक्शन पॉइंट होता है जहां से फायर फाइटर को आप क्या करते हैं, टैप करते हैं इनटू दी वाटर। क्लियर है? तो ये आप डेफिनेशन चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं फायर फाइटर की यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ताकि आप भूलो ना कि फसल फायर फाइटर क्या होते हैं आपके पास। फायर फाइटर जैसे हाइड्रेंट क्या होता है, तो यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रेंट। जो हाइड्रेंट क्या होता है डियर आपके पास, हाइड्रेंट इज द कनेक्शन पॉइंट, ये कनेक्शन पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट वेयर द firefighter can tap into the water।
ठीक है, तो दैट इज नोन एज आपका फायर हाइड्रेंट। तो क्लियर हुआ ये फायर हाइड्रेंट भी आपको। तो इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें थी वो हमारे पास सारी क्लियर हो गई है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और आपको ये भी बताया कि टोटल डिमांड का कितना, टोटल डिमांड का किसी भी सिटी की टोटल डिमांड का कितना होता है, 5 से 10% होता है। और इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 1 LPCD। अगर आपकी पॉपुलेशन अप टू 50 लाख तक है तो इसकी रेंज कितनी होती है, फायर डिमांड की रेंज होती है आपके पास 1 LPCD। अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन अप टू 50 लाख, अगर आपकी पॉपुलेशन कितनी है डियर, 50 लाख तक है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन आपकी 50 लाख तक है तो डियर आपका फायर डिमांड कितना रहेगा, 1 LPCD रहेगा। अब इसके लिए कुछ इंपीरिकल्स फॉर्मूले भी है जो हम यहां पे देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ फायर डिमांड में आपके पास 5 टाइप के फॉर्मूले हैं। ये सारे, ये कुचलिंग साहब जी आए, बुस्टन जी आए, फ्रीमैन जी आए, नेशनल बोर्ड अंडर राइट्स फॉर्मूला, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल या IS कोड मेथड, ये सारे ही फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। कुचलिंग्स फॉर्मूला, बुस्टन्स फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला और नेशनल बोर्ड अंडर राइट्स फॉर्मूला, इसकी जो यूनिट रहेगी वो सेम रहेगी, बट जो आपके पास IS कोड मेथड है या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल है उसकी जो यूनिट रहेगी स्टूडेंट वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। आइए देखते हैं कुचलिंग्स एंड बुस्टन्स फॉर्मूले के बारे में। तो क्यू जो डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज मींस वाटर डिमांड, तो क्यू जो यहाँ पे रहता है दैट इज 3182 इज रूट ऑफ P। दिस इज द कुचलिंग्स फॉर्मूला। अगर हम बुस्टन्स फॉर्मूले की बात करते हैं या बस्टन्स फॉर्मूले की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू 5663 इज रूट P। क्लियर है। अगर हम फ्रीमैन्स फॉर्मूले की बात करते हैं तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला Q इज इक्वल टू 1136 इज PY5 प्लस 10। दिस इज द फ्रीमैन्स फॉर्मूला। अगर नेशनल बोर्ड अंडर राइट्स फॉर्मूले की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू दैट इज 4637 इज रूट ऑफ P इज 1 प्लस 0.01 इज रूट ऑफ P। क्लियर है। दिस इज द नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला। क्लियर है। अब इन सभी फॉर्मूले में कॉमन क्या है कि जो इसकी यूनिट है वो आपकी क्या है, सेम है। अगर डिस्चार्ज क्या है, यहाँ पे डिस्चार्ज है दैट इज वाटर डिमांड। डिस्चार्ज मींस वाटर डिमांड, क्यू मींस वाटर डिमांड, या डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर पर मिनट। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, लीटर पर मिनट होगी। अगर उसी तरह से जो P है, P क्या है यहाँ पे, दैट इज पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन किस में होगा आपका, दैट इज 1000 में। पॉपुलेशन किस में होगा, 1000 में। तो अगेन यहां पे भी जो Q रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में। और P क्या रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा जो किस में होगा, 1000 में। पॉपुलेशन रहेगा जो किस में होगा, 1000 में। अगेन Q भी क्या है यहाँ पे आपके पास, पॉपुलेशन है, सॉरी वाटर डिमांड है जो किस में रहेगा, लीटर पर मिनट में। एंड P क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन इन 1000 में। अगेन यहाँ पे भी Q क्या है, इसकी यूनिट क्या है, लीटर पर मिनट है। एंड P क्या है, दैट इज पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन इन 1000 में। क्लियर है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल की बात करते हैं या IS कोड की बात करते हैं तो इसका जो होता है Q इज वाटर डिमांड इज इक्वल टू 100 इज रूट P। अब Q की यूनिट क्या है, वाटर डिमांड की यहाँ पे यूनिट रहने वाली है दैट इज किलो लीटर, दैट इज किलो लीटर। क्लियर है। और P क्या रहने वाला है, पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन इन 1000। क्लियर है। अगर हम यहां पे देखें स्टूडेंट, यहां पे ये इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे वो डायरेक्ट यहां से फॉर्मूले पूछेगा या मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। आपसे जो यहां पे जो क्वेश्चनिंग कर सकता है वो किस मेथड से कर सकता है, तो यहां पे पूछ सकता है कि जो आपके पास नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला है,
यही पूछ सकता है कि नेशनल बोर्ड अंडर राइट्स फॉर्मूले का यूज आप तब करेंगे जब आपकी पॉपुलेशन लेस देन 2 लाख है। अगर 2 लाख से कम पॉपुलेशन आपके पास दे दी गई एग्जाम के अंदर, तो आप किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? नेशनल बोर्ड अंडर रेट्स फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अगर डियर आपकी पॉपुलेशन इज लेस देन 50,000 के लिए कैलकुलेट बोला, तो आप किसका यूज करेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल या IS कोड मेथड। तो मैं यहां पे इस पॉइंट को लिख सकता हूं, नोट पॉइंट, कि दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन दिस मेथड इज used when the population is less than 2 lakh। अगर आपकी पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मैनुअल या IS कोड मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड का यूज आप तभी करेंगे जब आपकी पॉपुलेशन, दिस मेथड इज यूजफुल, दिस मेथड इज यूजफुल when the population is less than 50,000, कि जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो? लेस देन 50,000 हो। तो यहां पे मैंने आपको फायर डिमांड, उसके बाद आपको एस्टिमेशन ऑफ फायर डिमांड के बारे में बताया। तो यहां से आपका एक कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है डियर। अब हम इसी डिमांड के डियर कुछ ना कुछ फैक्टर भी रहे होंगे, तो आइए चलते हैं इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए डियर। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड, कि जितनी भी डिमांड देखी है कि उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपकी रेट ऑफ डिमांड पे, यानी कि आपकी वाटर के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज द साइज ऑफ सिटी और कम्युनिटी। अब क्या होता है कि कोई सिटी हो सकता है उसका साइज स्मॉल हो, कोई सिटी हो सकता है उसका साइज लार्ज हो। तो जो स्मॉल सिटी होती है डियर, वहां पे जो आपकी वाटर डिमांड होगी वो कम होगी, जो आपकी लार्ज सिटी होगी वहां पे आपकी वाटर डिमांड लेस होगी। तो यही हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल सिटी है तो वहां पे वाटर डिमांड क्या होगा? आपके पास लेस होगा। अगर हमारे पास लार्ज सिटी है तो वाटर डिमांड क्या होगा? मोर होगा। बिल्कुल सही। और जो साइज ऑफ सिटी होती है ये डिपेंड करती है आपकी सिटी की पॉपुलेशन के ऊपर। तो यहां पे ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, द साइज ऑफ सिटी डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, कि वहां की पॉपुलेशन कितनी है। अब पॉपुलेशन देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन आपके पास लेस देन 20,000 है तो वहां पे डिमांड, अब डिमांड किस में रहेगी? LPCD में रहेगी या फिर LPHD में रहेगी डियर। क्लियर है? अगर आपकी लेस देन 20,000 है तो वहां पे आपकी डिमांड क्या रहेगी? 110 मींस 110 LPCD। अगर पॉपुलेशन हमारी 20,000 से लेके 50,000 तक है तो वहां पे क्या रहेगा? 110 से 150 LPCD रहेगा। अगर आपकी पॉपुलेशन 50,000 से लेके 2 लाख तक है तो वहां पे कितना रहेगा? 152, 150 से 240 LPCD। ये वैल्यू क्या कर सकती है? ये वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट कर सकती है 25% तक। याद रखना, अगर हमारे पास 2 लाख से 5 लाख तक है तो हमारे पास वहां पे डिमांड क्या रहेगी? तो डिमांड रहेगी 242, 275। अगर आपके पास 5 लाख से लेके 10 लाख तक हो तो वहां पे कितना रहेगा? 275 टू 335। अगर आपकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, अगर मोर देन 10 लाख है तो वहां डिमांड क्या रहेगी? 335 टू 360 LPCD। बट डियर इंडियन के कोडिंग के अनुसार ये मैक्सिमम वाटर डिमांड कितनी हो सकती है? 335 हो सकती है, 335 LPCD।
तो यहां पे लिख सकते हैं एज शॉन इन द डायग्राम, इन द डायग्राम, बट मैक्सिमम टोटल वाटर डिमांड फॉर इंडियन टाउन इज 335 LPCD। आपको मैंने बताया था ये आया था 270 एंड 335। 270 आया था आपका LIG फैमिली के लिए और 335 आया था LPCD के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 335 LPCD तक यूज़ कर सकते हैं, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट USA जैसे में वहाँ पे कितना करते हैं, 340 LPCD यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। क्लियर है। अब जो सेकंड फैक्टर रह सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, कि इंडियन स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो टाइप के लोग रहते हैं, एक HIG फैमिली के लोग रहते हैं और दूसरा आपका LIG फैमिली के लोग रहते हैं। HIG फैमिली के लोग मतलब वो हाई इनकम ग्रुप लोग कहलाते हैं, वो विद फ्लशिंग सिस्टम होते हैं, उनके पास अच्छे खासे पार्किंग होता है, गार्डनिंग होता है, अच्छा डियर उनके पास स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज होती है, यानी कि उनके पास हर टाइप की फैसिलिटीज होती है, वो पानी का ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। बट जो LIG फैमिली के लोग होते हैं, यानी कि लोअर क्लास के लोग होते हैं, वहाँ पे उनके पास फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है, किसी भी तरह की वहाँ पे गार्डनिंग और पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस टाइप की फैमिली को हम बोलेंगे LIG फैमिली। तो आइए देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लिविंग पीपल में दो टाइप्स की कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी आती है आपके पास, दैट इज रिच या अपर क्लास, रिच या अपर क्लास। तो अगर रिच या अपर क्लास और दूसरा मैं बोल सकता हूं पुअर और लोअर क्लास, कुछ ऐसे बात करें हम तो ज्यादा बेटर रहेंगे। अगर मैं रिच और अपर क्लास की बात कर रहा हूं तो सोच जाओ कि मैं HIG फैमिली की बात कर रहा हूं। अगर मैं पुअर और लोअर क्लास की बात कर रहा हूं तो समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम, LIG फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपकी वाटर डिमांड रहती है HIG में, वो क्या रहती है, मोर रहती है, ज़्यादा रहती है। बट जो पुअर और लोअर क्लासेस के लोग होते हैं वहाँ पे आपके पास वाटर डिमांड क्या होती है, लेस होती है। क्लियर है। तो दिस इज द फैक्टर, सेकेंड फैक्टर। पहला हो गया आपका साइज ऑफ सिटी एंड सेकंड हो गया इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग में तीसरा फैक्टर आता है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल का मतलब है कि कोई ना कोई वहां पे इंडस्ट्रीज हो रही होगी, कमर्शियल मतलब कि वहां पे कोई ना कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मॉल वगैरह होंगे। तो ये बात अच्छी तरह से है कि अगर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वाटर डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी इज मोर, ज़्यादा होगी तो वाटर डिमांड इज आल्सो मोर। ठीक है डियर। अगर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी इज लेस, कम होगी, तो ऑब्वियसली बात वाटर डिमांड इज लेस होगा। ये बात तो क्लियर हो गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ आपके पास इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है एक एरिया ऐसा है जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम हो रही है, हो सकता है कुछ कंडीशन वहाँ का हॉट क्लाइमेट कंडीशन है, हो सकता है वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है। ये सारी कंडीशन पे हम क्लाइमेट कंडीशन की बात करेंगे। तो देखते हैं क्लाइमेट कंडीशन में कि अगर आपकी रेनफॉल इज मोर, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगा, जिस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पे वाटर डिमांड भी क्या होगी, कम होगी, तो आपकी वाटर डिमांड क्या होगी, वहाँ पे लेस होगी। अगर आपका रेनफॉल इज लेस होगा तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, वहाँ पे वाटर डिमांड मोर होगी।
जैसे आप राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, बट वहाँ पे वाटर डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ की सिंचाई के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा के लिए, सबके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बट जो आपका जो रेनी वाला सीजन है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी पानी आ रहा है। अगर वहाँ पे कम पानी भी पहुँचाएंगे हम तो चल पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसी में ही एक और केस लेते हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक है तो ऑब्वियसली बात पानी ज्यादा लगेगा। भाई आप देखो, अगर आप गर्मी वाले इलाके में रह रहे हैं तो आप कहाँ आप दिन में एक बार नहाते थे, गर्म इलाके में आपको कम से कम कितनी बार नहाना पड़ेगा, 2 बार नहाना पड़ेगा। अब दिल्ली जैसे शहरों में जा रहे हो और आप गलती से भी 12 बजे या फिर 12 बजे के बाद 2 बजे या 3 बजे 4 बजे कभी भी मार्केट एक बार चले गए नहा के, तो दोबारा मार्केट आने पर के बाद भी आपको नहाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम आपको 2 बारी तो नहाना पड़ता है, क्यों वहां पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। क्लियर है, तो वाटर डिमांड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके पास एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड का मतलब है कि टेम्परेचर आपका माइनस में चला गया है, यानी कि टेम्परेचर आपका 0 हो गया है, जैसे आपका लद्दाख। ठीक है, दैट इज एक्सट्रीम कोल्ड। एक्सट्रीम कोल्ड मींस टेम्परेचर आपका लेस देन 0 हो गया है। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या चाहिए होगी, वाटर ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा। भाई जब एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो हमें वहां पे वाटर ज्यादा चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, कि जो हमारी जो पाइपलाइंस होगी और जो टैप होगा उसका अंदर जो पानी होगा वो जैसे आपने पानी को सप्लाई किया, तो पानी ये तो नहीं है कि आपने अभी सप्लाई किया आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। हाँ, टाइम वहां पे भी लगेगा जहां पे आपका एक्सट्रीम कोल्ड नहीं है, बट वहां पे कम लगेगा। यहां पे पानी पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी जो पाइप है, पाइप का टेम्परेचर भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसीलिए आपको जब आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जाते हो एरिया में, तो वहां पे पहले से ही लोग अपने घरों का टैप क्या रखते हैं, खुला रखते हैं। जैसे उन्हें पता है कि हमें मॉर्निंग में 7:30 पे वाटर आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, 6 बजे ही अपने टैप को ओपन करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, कि उसके अंदर जो भी आपका कुछ आइस वगैरह जम गया है, वो आइस क्या करना हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए डियर। या आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जाते हैं, जैसे लद्दाख जैसे शहरों में, और आज की डेट में आप शिमला में भी जाओगे तो वहां पे भी आपका स्नोफॉल देखा गया है, तो वहां पे भी लोग क्या करते हैं, पाइप के ऊपर एक डंडा मारते हैं। तो लोग पाइप के ऊपर डंडा क्यों मारते हैं, कि भाई गलती से पाइप का टेम्परेचर माइनस में ना चला जाए। ठीक है, अगर वो चला जाए तो शायद वो क्या हो जाए, वो मेल्ट हो जाए, उसके अंदर जो स्नो हुआ होगा, बर्फ हुई होगी उसके अंदर, जो वो क्या हो जाए, पिघल जाए। तो उस कंडीशन में भी हमें वाटर डिमांड क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। वाटर डिमांड क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। क्लियर है। बाकी अब आपको तो पता ही है कि समर क्लाइमेट है तो आपको वाटर डिमांड मोर चाहिए। समर में हमें क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, मोर वाटर डिमांड। और विंटर में क्या चाहिए हमें, विंटर में आपका वाटर डिमांड लेस वाटर डिमांड। जैसे आजकल अगर आप पानी में, जो लोग 4 गिलास पानी पीते होंगे, वो अब आजकल मुझे नहीं लगता कि 2 गिलास भी पी रहे होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि लोग बॉईल करके पानी पी रहे होंगे, थोड़ा सा उस गर्म हुआ पानी, बट मुझे नहीं लगता है कि जितना पानी आप गर्मियों में पीते हो उतना पानी आप आज की डेट में भी पीते हैं डियर। तो दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ डिमांड। अनदर फैक्टर आता है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके पास 5th नंबर का। अगर आपके वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी तो वाटर डिमांड बढ़ेगी, अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वाटर डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर वाटर की क्वालिटी गुड हुई तो वाटर डिमांड क्या हो जाएगी, आपकी मोर हो जाएगी। अगर वाटर की क्वालिटी पुअर है तो ऑब्वियसली बात है वाटर डिमांड आपकी लेस हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट इज द नेटवर्किंग ऑफ द पाइपलाइन। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्किंग ऑफ द पाइपलाइन होता है, नेटवर्क ऑफ द पाइप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं।
अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपके जो पाइप के अंदर जो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। पाइप में जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो लीकेज का जो लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। जब लीकेज का लॉस ज़्यादा होगा तो आपकी वाटर डिमांड ज़्यादा हो गई। तो इसको भी मैं लिखता हूं कि हाई प्रेशर होगा, अगर आपके पास हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से क्या होगा, हाई प्रेशर से आपका होगा लीकेज लॉस। लीकेज लॉस क्या होगा, मोर होगा। अब लीकेज का लॉस ज्यादा होगा तो आपके पास वाटर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा कर दो। अगर सर लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ तो क्या होगा, लीकेज का लॉस, लीकेज का लॉस लेस होगा। लीकेज का लॉस लेस होगा तो वाटर डिमांड क्या होगी आपके पास, वाटर डिमांड भी लेस होगी। वाटर डिमांड भी क्या होगी, लेस होगी। अब उसी तरह से सीवरेज सिस्टम, अगर जितना बड़ा सीवरेज सिस्टम होगा उतनी ज्यादा वाटर डिमांड होगी। तो यहां पे ये भी लिख सकता हूं, सीवरेज सिस्टम अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है वाटर डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर है, तो ये आपको पता लग गया है कि क्वालिटी ऑफ वाटर गुड हुआ तो डिमांड ज्यादा होगी, पुअर होगा तो लेस होगी। हाई प्रेशर होने से क्या होगा, लीकेज लॉस ज्यादा होगा, लीकेज लॉस ज्यादा होगी तो वाटर डिमांड हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। लो प्रेशर होगा तो लीकेज का लॉस कम होगा, वाटर डिमांड लेस होगी। सीवरेज सिस्टम भी आपके वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर सीवरेज सिस्टम बड़ा हो, लार्ज हो या उसको इंक्रीज करना हो तो वहां पे वाटर डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट मीटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है मीटरिंग सिस्टम। अब मीटरिंग सिस्टम से क्या होता है कि अगर वहां पे मीटरिंग सिस्टम भी आपकी वाटर डिमांड को अफेक्ट करेगा। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा, अगर ऑब्वियसली बात है मीटर लगाने से क्या होगा, आपके घरों में अगर मीटर लगा दिया गया पानी का तो आपको बिलिंग आएगी, और बिलिंग आने से क्या होगा, लोग कम पानी खर्च करेंगे। हो सकता है इस मंथ आपका 100 बिल आया, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आपका ये 400 हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि आपने पानी ज्यादा यूज किया है। अब जो पानी आप ज्यादा यूज कर रहे थे उसको आप थोड़ा कम कर दोगे, क्यों, क्योंकि भाई मीटर लग गया है, आपके माइंड में एक प्रेशर आ गया है कि भाई अब तो बिल आने वाला है। ठीक है, तो मीटरिंग सिस्टम में भी ये फंडा देखने को मिलता है। तो इसको भी मैं भाई इस तरह से बना देता हूं कि कॉस्ट ऑफ वाटर इंक्रीज, कि कॉस्ट ऑफ वाटर इंक्रीज तो वाटर डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या लेस हो जाएगी। डिक्रीज बोल दो या लेस हो जाएगी डियर। अब एज ऑफ कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब या तो एक टाउन की बात कर लेते हैं या सिटी की बात कर लेते हैं या घरों की बात कर लेते हैं, हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो एज ऑफ कम्युनिटी में दो टाइप के लोग रह सकते हैं। एक हो सकता है जो पुराने जमाने से रहते हैं, और एक हो सकता है जो न्यू जनरेशन के लोग हैं। ठीक है, तो एज ऑफ कम्युनिटी में दो टाइप्स की कम्युनिटीज होती है। ओल्ड एज कम्युनिटीज की, एक ओल्ड एज कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, और दूसरा न्यू एज कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब जो ओल्ड एज कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हो सकता है वो लोग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हो, ओल्ड हो। उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है सर, ओल्ड है। लिविंग स्टैंडर्ड क्या है उनका, ओल्ड है। जब लिविंग स्टैंडर्ड इनका ओल्ड है तो ऑब्वियसली बात है इनका वाटर डिमांड भी क्या रहेगा, आपका लेस रहेगा, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड ओल्ड है, ये ज्यादा पानी खर्च नहीं करते। अब उसके बाद न्यू एज कम्युनिटी के अंदर क्या है कि हो सकता है वहां पे क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड न्यू है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, न्यू है। अब जब लिविंग स्टैंडर्ड न्यू है तो पानी वो ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। पहले क्या होता था कि सभी के घरों में आपके क्या नहीं हो सकती थी, टॉयलेट एंड बाथ नहीं हो सकते थे, तो लोग क्या जाते थे, आउटिंग के लिए बाहर जाते थे। बट दिस इज द, वो आगे हमारे ओल्ड एज कम्युनिटी के अंदर। या हो सकता है वहां पे डियर फ्लशिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे एक सिंपल टॉयलेट है जिसमें डियर वो 5 से 7 लीटर पानी एक टाइम में डाल रहे हैं,
बट डियर जो न्यू एज की कम्युनिटीज के लोग हैं उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बदल दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है कि जो एक सिंपल टॉयलेट से उन्होंने एक फ्लशिंग रखना स्टार्ट कर दिए हैं, वहां पे एक अच्छी फ्लशिंग सिस्टम यूज शुरू कर दिए हैं। तो वहां पे वो न्यू स्टैंडर्ड हुआ। अब न्यू स्टैंडर्ड क्या हुआ, अब जो न्यू स्टैंडर्ड के फ्लशिंग सिस्टम होते हैं उसमें जो वाटर की जो फ्लशिंग रहती है एक टाइम में वो रहती है डियर आपके पास 10 to 12 लीटर्स, 10 से 12 लीटर। और जो यहाँ पे जो आपकी नॉर्मल टॉयलेट्स रहती है वहां पे आप 4 से 5 लीटर पानी ही ड्रॉप करते हैं। बट जो डियर आपकी जो न्यू आई है, फ्लशिंग वाली आई है, उसमें एक ही टाइम में 10 से 12 लीटर पानी आपका गिरता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दैट इज द लिविंग स्टैंडर्ड, दैट इज न्यू। तो यहाँ पे वाटर डिमांड भी क्या हो जाएगी आपके पास, मोर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब बारी करते हैं हम सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। अब जब सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम ऐसा हो सकता है कि सर पानी हमारे 24 घंटे आ रहा है। एक सिस्टम सर ऐसा हो सकता है कि पानी 24 घंटे नहीं आ रहा है, जिस घंटे हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है उस घंटे पानी आ रहा है। जैसे आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में यही होता है कि ऐसा जो आपके पास 24 सप्लाई वाटर सिर्फ गांव में देखा जाता है। गांव में भी वहां पे देखा जाता है जहां पे उस गांव की पॉपुलेशन या तो बहुत कम है, उन्होंने किसी बोर होल से पानी को निकाल के आ रहे हैं, या वो नेचुरल स्प्रिंग का वाटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट वैसे तो ज्यादातर हम इंटरमीडिएट सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, इन दोनों टाइप के सिस्टम में बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? एक सिस्टम होता है आपका दैट इज कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। अब कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वाटर की सप्लाई 24 आवर्स होती है। तो मैं लिख सकता हूं इसमें वाटर की सप्लाई क्या होती है, 24 आवर्स होती है। अब यहां पे जब वाटर की सप्लाई 24 आ रही होती है तो कहीं ना कहीं यहां पे लीकेज लॉस होगा। तो यहां पे जो लीकेज का लॉस होता है वो भी क्या होता है, मोर होता है। लीकेज का लॉस भी क्या होता है, यहां पे मोर होता है। जब यहां पे लीकेज का लॉस मोर होता है तो ऑब्वियसली बात है वाटर डिमांड यहां पे क्या रहेगी, हाई रहेगी, वाटर डिमांड मोर रहेगी। क्लियर है? तो ये चीज भी हमारे पास यहां पे क्लियर हो गया है। अब आता है दूसरा सिस्टम, और दूसरा सिस्टम होता है इंटरमिटेंट सिस्टम। इंटरमिटेंट सिस्टम, इंटरमिटेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वाटर की सप्लाई आपकी 24 आवर नहीं होती है। यह आपके पास पर्टिकुलर डे के एक पर्टिकुलर हार्स में जो मैक्सिमम डिमांड होती है, दैट इज द इंटरमिटेंट सिस्टम। क्लियर है? तो वाटर इज सप्लाइड, तो इसमें लिख सकता हूं वाटर इज सप्लाइड ड्यूरिंग the day of the peak hour। जैसे आप इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक करते हैं तो आप जो सुबह का जो 6 से 9 का टाइम होता है वो पीक हार टाइम होता है। तो उसमें जो सबसे ज्यादा पानी की जो खपत होती है कब होती है, 8 to 9 o'clock होती है। तो जो आपका इंटरमिटेंट सिस्टम में जो इंडिया का जो सबसे पीक हार कहा जाता है वो कौन सा कहते हैं हम, 8 to 9 मॉर्निंग। और इवनिंग में कब, इवनिंग में जो रहता है ये आपके पास 6 to 7 o'clock रहता है। इवनिंग में कब रहता है, 6 to 7 रहता है। तो इंटरमिटेंट सिस्टम मतलब वाटर इज सप्लाइड ड्यूरिंग द डे ऑफ द पीक हार, या हम कह सकते हैं वाटर इज नॉट सप्लाई फॉर 24 आवर्स, कि पानी की सप्लाई 24 आवर नहीं होती है। क्लियर है? जब 24 आवर नहीं होती तो ऑब्वियसली बात लीकेज लॉस क्या हो गए, कम हो गए। तो यहां पे लीकेज का जो लॉस होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। जब लीकेज का लॉस लेस होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे वाटर डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। वाटर डिमांड क्या होगी, लेस होगी, सॉरी, वाटर डिमांड क्या होगी, लेस होगी। क्लियर है? तो आपके पास यहां पे जितने भी
फैक्टर्स अफेक्टिंग थे उस सारे के सारे यहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है डियर, तो यहां पे आपका फायर डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे डियर, वेरिएशन ऑफ डिमांड, कि डिमांड का वेरिएशन कैसे होता है, आपका डे टू नाइट कैसे होता है, आपका मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। और हमेशा याद रखना है किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम को डियर हम एवरेज डेली डिमांड के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, ये बात अपने माइंड में याद रखना। एक क्वेश्चन कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम है क्या वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन की जाती है, मैक्सिमम हावरली डिमांड के लिए, या एवरेज डेली डिमांड के लिए। तो स्टूडेंट वहां पे बहुत सारे आंसरिंग करते हैं सर एवरेज डेली डिमांड के लिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी डिमांड किसके लिए डिजाइन की जाती है, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।